मैं भारत को भारत की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं और इसी काम की कोशिश में लगा हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिता राजपूत। बिहार के अंदर जातीय जनगणना हो रही है, लेकिन इस जातीय जनगणना के पीछे का मकसद क्या है, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। कोई भी काम अगर होता है, उसी काम के पीछे, उस बात के पीछे कोई लक्ष्य होता है, कोई मकसद होता है। मगर बिहार में जो जातीय जनगणना हो रही है, इसके अंदर ना कोई मुझे लक्ष्य समझ में आ रहा है, ना कोई इसके अंदर कोई लॉजिक समझ में आ रहा है। क्या बिहार के अंदर जातीय जनगणना होने से क्या बिहार के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? क्या बिहार के लोगों की गरीबी खत्म हो जाएगी? क्या बिहार के लोगों की जो बेरोजगारी वो खत्म हो जाएगी? क्या बिहार के अंदर जो धर्मांतरण हो रहा है वो खत्म हो जाएगा? क्या बिहार के अंदर गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी? क्या गुंडाराज बिहार के अंदर खत्म हो जाएगा? कुछ भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि बिहार में जातीय जनगणना का एक ही मतलब है, सनातन धर्म को समूल नष्ट करना। भारत से सनातन धर्म को समूल नष्ट करने की बातें ये इंडिया नाम का जो गठबंधन बना है, ये चिल्ला चिल्ला करके अपने मन से बोलते हैं कि देश से, भारत से हमारा एक ही मकसद है, सनातन संस्कृति को खत्म करना। और फिर आप जानते हैं सनातन संस्कृति खत्म होने के बाद क्या होगा। जैसे अफगानिस्तान में सनातन संस्कृति खत्म होगी, अफगानिस्तान का क्या हाल है। पाकिस्तान में सनातन संस्कृति खत्म हुई, पाकिस्तान का क्या हाल है। बांग्लादेश से सनातन संस्कृति खत्म हुई, बांग्लादेश का क्या हाल है। ईरान, म्यांमार, ये जितने भी दो देश है जहाँ से सनातन संस्कृति खत्म हुई, उन देशों का कितना बुरा हाल है, ये बताने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया से कोई छुपा हुआ नहीं है। मगर इन लोगों की, इन इंडिया नाम के गठबंधन की सिर्फ एक ही मकसद है कि भारत से सनातन संस्कृति को खत्म कर दिया जाए और सिर्फ जाति के नाम से लोगों को बरगला करके सत्ता पे बने रहें। और सत्ता पे बने रहने के बाद में आपका और हमारा पैसा, जो हमारा जो टैक्स का पैसा है, उस पैसे से ये मौज मस्ती करते हैं। बड़े बड़े फार्म हाउस खरीदते रहे, बड़े बड़े बंगले खरीदते रहे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदते रहे, हेलीकॉप्टर खरीदते रहे, विदेशों में ये अय्याशी करने जा सकें। और कोई मतलब नहीं है ना। ये इन पारिवारिक पार्टियों का, जो परिवारवादी जो पार्टियां हैं, जितनी भी बिहार में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे एमपी में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे दिल्ली में हो, XYZ कहीं भी है, जहाँ भी परिवारवादी जो पार्टियां हैं, इन्होंने ना कभी किसी समाज का विकास किया, ना किसी राज्य का विकास किया, ना किसी देश के विकास में इनकी कोई भागीदारी है। तो इन पारिवारिक पार्टियों से कोई भी देश को, समाज को या राज्य को कोई भी ना लाभ था, ना है, ना होगा। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए पार्टी बनाते हैं और इसलिए सत्ता में आते हैं ताकि ये अपना पैसा लूट करके, जनता का पैसा लूट करके, ये बड़े बड़े फार्म हाउस बना सकें, बड़े बड़े बंगले बना सकें, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद सकें, हेलीकॉप्टर खरीद सकें, पर्सनल जहाज खरीद सकें। सिर्फ इनका मकसद ये है मौज मस्ती करने के लिए, अय्याशी करने के लिए ये लोग सिर्फ राजनीतिक पार्टियां बनाते हैं। अदरवाइज जो लोकल जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका आज तक देश के किसी भी रूप में विकास में कोई साझेदारी, कोई भागीदारी ना कभी थी, ना है, ना कभी होगी। इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि इन लोगों से पैसा लूट के, भारत के लोगों का टैक्स का जो पैसा है, जो राज्य सरकार के टैक्स के रूप में आता है या केंद्र सरकार का भी टैक्स के रूप में आता है, उस टैक्स के पैसे से मौज मस्ती करना, अय्याशी करना, विदेशों में घूमना, बड़े बड़े फार्म हाउस, बंगले खरीदना और अपने परिवार को मजबूत करना, अपने बैंक अकाउंट खोलना। एक एक परिवार के पास 20-20, 30-30 अकाउंट एक एक व्यक्ति के। तो भारत के अंदर जब तक वन नेशन वन बैंक अकाउंट नहीं होगा, वन नेशन वन टैक्स सिस्टम नहीं होगा, वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा, जब तक कोई भी चीज़ खत्म होने वाली नहीं है। जब तक पुलिस रिफॉर्म नहीं होगा, जब तक जुडिशियल रिफॉर्म नहीं होगा, समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। क्योंकि पैसे के दम पर ये गुंडे आते हैं, गुंडागर्दी से या पैसे के बल पे ये जीत करके सत्ता में आते हैं और सत्ता में बैठ करके सत्ता की मलाई खाते हैं और देश का और राज्यों का पैसा इस प्रकार से पानी की तरह बहाते हैं जैसे कि इनकी बाप की दी हुई संपत्ति हो। इन्होंने दुनिया भर की संपत्ति बना रखी, किसी नौकर के नाम, किसी ड्राइवर के नाम, किसी मौसा के नाम, किसी मौसी के नाम, कभी जीजा के नाम, किसी साले के नाम, किसी साली के नाम, अपने नाम कुछ नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं? सरकार पूरी संपत्ति को, पूरी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर देती है। जिस दिन पूरी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर देगा, इनका दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। लेकिन सरकार चाहती नहीं है, क्योंकि सरकार में जितने लोग बैठे हैं वो सबका एक ही काम है, सबके पास से अनाप शनाप बेनामी संपत्तियां हैं। तो इन कानूनों को लाएगा कौन? खाली एक मोदी जी का अच्छा होने से या एक योगी जी का अच्छा होने से ये सब कुछ नहीं हो सकता, पूरा देश ठीक नहीं हो सकता। जब तक देश का एक एक नेता
मोदी जी और योगी जी की तरह से नहीं होगा जब तक देश के अंदर राजनीतिक सफाई नहीं हो सकती है। क्योंकि सारे के सारे ये भूखे बेड़ी हैं, ये पार्टी छोटे छोटे दल बनाते हैं, पारिवारिक दल बनते हैं, उसका बाप मुख्यमंत्री रहा, फिर बेटा मुख्यमंत्री रहा, फिर पोता मुख्यमंत्री रहा, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये मुख्यमंत्री बनते रहते हैं और राज्य पर शासन करते रहते हैं। ये लोग ऐसे समझते हैं कि हम पैदा ही सिर्फ शासन करने के लिए हुए। एक गांधी परिवार है जो सदियों से 75 साल से देश को लूट रहा है, उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा भूत सवार है कि हम पैदा ही देश में सिर्फ राज करने के लिए हुए हैं। आज जब उनकी सत्ता हाथ गई तो बौखलाए घूम रहे हैं। क्या गांधी परिवार ही देश में राज कर सकता है? क्या ममता बनर्जी का परिवार ही देश में राज कर सकता है? क्या मुलायम का परिवार ही कर सकता है? क्या लालू का परिवार कर सकता है? क्या नितिन का परिवार ही कर सकता है? या अब्दुल्ला का परिवार राजनीति कर सकता है? या महबूबा मुफ्ती का कर सकता है? या स्टालिन का परिवार कर सकता है? क्या उद्धव ठाकरे का कर सकता है? क्या और कोई राज नहीं कर सकता है? क्या किसी और को राजनीति नहीं करनी आती है? मगर नहीं, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े गुंडे पाले हुए हैं, दुनिया भर का धन इन्होंने लूट रखा है। इनके पास पैसे की कमी नहीं, इनके पास गुंडों की कमी नहीं, इनके पास सोर्स की कमी नहीं है। ये इसलिए जहाँ गुंडों से दबाना होता है गुंडों से दबा देते हैं जनता को, जहाँ पैसे से दबाना होता है पैसे से दबा देते हैं जनता को, जहाँ कानून से दबाना वहाँ कानून से दबा देते हैं, क्योंकि हर जगह इन्हीं के लोग बैठे होते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ जब तक वन नेशन वन बैंक अकाउंट होना चाहिए, वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, वन नेशन वन टैक्स रिफॉर्म होना चाहिए कि दुनिया भर के टैक्स जो सरकार ने लगा रखे, पहले अंग्रेज लूटते थे 23-24 प्रकार के टैक्स अंग्रेजों ने लगा रखे थे, जो एक साल में 17,000 करोड़ रुपए अंग्रेज लूट कर बाहर से लेके जाते थे। आज की सरकारें ने, आज की ये जो सरकार है भारत की, जो काले अंग्रेजों की, इसने 64 प्रकार के टैक्स लगा रखे भारतीयों के ऊपर, और उससे 20 लाख करोड़ रुपया प्रति साल भारतीयों से टैक्स के रूप में वसूलते हैं। कहीं सेल टैक्स है, कहीं वेट है, कहीं जीएसटी है, कहीं इनकम टैक्स है, कहीं टीडीएस है, कहीं रोड टैक्स है, कहीं टोल टैक्स है, न जाने कितने टैक्स हैं, कहीं हाउस टैक्स है, कहीं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन टैक्स है, दुनिया भर के अनाप शनाप टैक्स 64 प्रकार के। अंग्रेजों के जमाने में 23 प्रकार के टैक्स थे, और काले अंग्रेजों के जमाने में, आज की सरकार के जमाने में 64 प्रकार के टैक्स है। तो देश की गरीबी और बेरोजगारी मिटेगी कैसे? कि दुनिया लोगों का जो पैसा कमाई का है वो तो सरकारें ले लेती हैं और उसके ऊपर मौज मस्ती करते हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस बनाती हैं, बड़े बड़े जहाज खरीदती हैं, बड़े बड़े बंगले बनाती हैं। तो जनता की बेरोजगारी खत्म होगी कैसे? जनता की गरीबी बाहर से निकलेगी कैसे? भारत की नहीं निकल सकती। सबसे पहले ये करना होगा कि कई लोगों से मैंने सुना कि नेता बनने के लिए, एमपी एमएलए के इलेक्शन लड़ने के लिए, या पार्षद के या किसी के भी इलेक्शन लड़ने के लिए एक जिस प्रकार से नौकरी के लिए एक एग्जाम देना होता है, इस प्रकार का इनका एग्जाम होना चाहिए। उससे समाधान नहीं होगा, क्योंकि जब नौकरी रिश्वत दे करके टेस्ट में पास होके फेल होके पास करवा दिया जाता है और नौकरी लग जाते हैं, स्कूल में फेल हो जाते हैं, किसी भी स्कूल की किसी भी क्लास की आप डिग्री, कोई भी डिग्री आप ले लो, पैसे के दम पर मिल जाती है आज। तो इससे समाधान नहीं होने वाला, ये टैक्स से कोई समाधान नहीं होने वाला। सबसे बड़ा अगर इंतजाम लेना तो एक किसी भी आदमी को, किसी भी व्यक्ति को राजनीति में नेता बनने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए, या राजनीतिक पार्टी दल बनाने के लिए एक शर्त कंपलसरी कर देनी चाहिए, और वो शर्त है 4 साल जो व्यक्ति पार्टी बनाएगा, या पार्टी का मुखिया बनेगा, या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, या प्रधान का इलेक्शन लड़ेगा, या सरपंच का लड़ेगा, या वार्ड मेंबर का लड़ेगा, या पार्षद का लड़ेगा, एमपी का, एमएलए का, मेयर का, जो भी इलेक्शन लड़ेगा, उससे पहले वो 4 साल भारतीय सेना में सेवा देगा। अगर ये शर्त जिस दिन रख दिया जाएगा तो 95% लोग राजनीति से निकल के इस प्रकार के गुंडे मावली बाहर हो जाएंगे, और जिसमें दम होगा, जो 4 साल आर्मी में नौकरी करके आएगा, वही राजनीति ज्वाइन करेगा। और दूसरी बात कि कम से कम 10वीं पास अनिवार्य होना चाहिए। आज तो गुंडे मवाली बैठे जो स्कूल के सामने से कभी नहीं निकले हैं, वो सालों साल तक शिक्षा मंत्री बनकर बैठे हुए हैं, जिन्होंने कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देखा। कितनी बड़ी विडंबना हमारे भारत की। कैसा हमारा भारत का संविधान है? संविधान तो हमारे भारत का ही नहीं, भारत का अपना संविधान नहीं। भारत में तो अंग्रेजों ने जो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 जो बनाया था भारतीयों के लिए, उसी की कॉपी पेस्ट करके संविधान के अंदर डाल दी, और बोलते कितनी बड़ी झूठ है कि बोलते कि 300 लोगों ने मिलकर के भारत का संविधान लिखा है, बाबा साहब उसके अध्यक्ष हैं। मैं कहता हूं ये पूरी झूठ है। भारत का संविधान लिखा ही नहीं गया कभी। भारत के संविधान में कुछ कानून हैं जो फ्रांस से, जर्मनी से
इटली से, अमेरिका से, चाइना से थोड़े बहुत कानून लिए, बाकी सारा का सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की कॉपीराइट भारत के संविधान के अंदर है। तो भारत के संविधान को भी बदलने की पूरी जड़ से बदलने की जरूरत है। भारत का जो मैकाले का जो कानून व्यवस्था है उसको जड़ से समूल बदलने की जरूरत है। मैकाले की जो शिक्षा पद्धति भारत में वो सारी बदलने की जरूरत है। और पुलिस रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है, जुडिशियल रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुलिस रिफॉर्म होगा तो 1 महीने में के अंदर अंदर पुलिस उसकी जांच कर दे। अगर जो एसआई जो इंचार्ज है उसका केस का, अगर वो एसआई उसको 1 महीने में जांच पूरी नहीं करता तो उसको हटा दो, जरूरत नहीं है ऐसे एसआई के रखने की जो 1 महीने में जांच नहीं कर सकता हो। और जो जज 1 साल के अंदर फैसला नहीं दे सकता, ऐसे जज को कुर्सी से उठा के फेंक दो, दूसरा जज वहां पे बैठा दो। ऐसे जज की कोई जरूरत नहीं न्यायालय के अंदर। तो जब तक ये चीजें नहीं होंगी, जब तक देश में कल्याण नहीं हो सकता। एक तो देश के अंदर मैकाले के बनाए हुए सारे के सारे कानून, चाहे वो चाहे आईपीसी हो, चाहे सीआरपीसी हो, चाहे सीपीसी हो, सारे के सारे कानूनों को समूल नष्ट करके एक नया भारतीय कानून व्यवस्था बनानी पड़ेगी। भारतीय शासन व्यवस्था कायम करनी पड़ेगी। भारतीय एजुकेशन व्यवस्था लागू करने की, 1 टैक्स 1 नेशन 1 टैक्स करना पड़ेगा, 1 नेशन 1 बैंक अकाउंट करना पड़ेगा। दुनिया भर के एक परिवार में नेताओं के पास एक व्यक्ति के पास 20 अकाउंट है, उनमें अरबों करोड़ों रुपये भरे पड़े हैं, स्विस बैंकों में जमा कर रखे हैं। पहले अंग्रेज लूट के जाते थे भारत को टैक्स के रूप में, 17,000 करोड़ रुपये पर साल अंग्रेज भारत से टैक्स के रूप में लूटते थे। आज ये काले अंग्रेज है जो अंग्रेजों से भी कई गुना ज्यादा 20 लाख करोड़ रुपया प्रति साल, ये काले अंग्रेज जो राजनीति के जो आका ये बॉस बन करके बैठे हैं, ये प्रति साल 20 लाख करोड़ रुपए भारत के लोगों से टैक्स के रूप में वसूलते हैं। 64 प्रकार के टैक्स भारत के अंदर है। अंग्रेजों के समय में 23 प्रकार के टैक्स थे। अभी काले अंग्रेजों के जमाने में 64 प्रकार के टैक्स सरकार ने लगा रखे हैं। दुनिया भर के सेल टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, रोड टैक्स, आपका पुल टैक्स भी है, टोल टैक्स भी है, टीडीएस है, जिन्हें जाने कितने टैक्स हैं। 64 प्रकार के टैक्स हैं। जब 64 प्रकार के टैक्स लेके सरकार लोगों का पैसा छीन के मौज मस्ती करेगी, विकास का कोई मतलब नहीं है। 2014 से पहले देश के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्जा था, आज देश के ऊपर 155 लाख करोड़ का कर्जा है। नई सरकार आई है 2014 के बाद में, उसने कर्जा 3 गुना बढ़ाया, घटाया नहीं है। आज देश में जो भी काम होता है सब कर्जे से होता है, चाहे रोड बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, मेट्रो बन रही है, कुछ भी बन रहा है सब कर्जा से बन रहा है। 1952 में पहली बार विदेशों से कर्जा लिया था भारत में। 52 में लिया, 55 में लिया, 62 में लिया, 65 में लिया, 67 में लिया, 82 में लिया। 82 के बाद लगातार भारत विदेशों से कर्जा ले रहा है। और क्यों ले रहा है जानते हो? क्योंकि भारत के अंदर जो विदेशी जो 12,500 जो कंपनियां हैं विदेशी, वो विदेशी कंपनियों का माल यहाँ बिकता है। आप घर में सुबह उठते हैं, वहाँ कोलगेट से लेके, ब्रश से लेके, साबुन, तेल, सुबह से लेके सोने तक की दिनचर्या तक जितना आप आइटम घर में यूज करते हो वो सारी विदेशी कंपनियों का है। और वो पैसा कहाँ जाता है? हमारे लोग विदेशी कंपनियों का माल खरीदते हैं, वो पैसा विदेशों में जाता है। फिर वही पैसा जितना विदेशी कंपनियां हमारे देश से लूट करके ले जाती हैं अपना माल बेच करके, उतना ही पैसा भारत हर साल विदेशों से कर्जे के रूप में, वो भी डॉलर के रूप में लेती है। और जब डॉलर के रूप में लेती है तो हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले बहुत ज़्यादा गिर चुका है। क्योंकि एक डॉलर की कीमत हमारा भारतीय रुपया 83 रुपया समथिंग पैसे है। इतना हमारा रुपया गिर चुका। क्यों गिर चुका? क्योंकि जब हम डॉलर में कर्जा लेंगे तो हमारे रुपये का स्तर गिरेगा। और जिस दिन हम अपना स्वदेशी माल बेचने लेंगे, विदेशी माल का, विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करेंगे, विदेशी माल का बहिष्कार करेंगे और हमारी देश की स्वदेशी कंपनियों का माल खरीदेंगे, स्वदेशी कंपनियों का प्रोडक्शन होगा और हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहेगा, तो हमारे देश का पैसे का रेट बढ़ेगा और डॉलर का रेट गिरेगा। तो जिस दिन गिरेगा तो हमारा $1 $1 अमेरिकी $1 के बराबर होगा। मगर ये सरकारें ऐसा करना नहीं चाहती हैं क्योंकि इनको कमीशन मिलता है। तो ये जो बिहार के अंदर जो जाति की जनगणना हो रही है, इसका मकसद किसी जाति का के भले के लिए नहीं हो रहा, किसी राज्य के और किसी समाज के भले के लिए नहीं हो रहा। ये सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म को खत्म करने के लिए हो रहा है और जाति के नाम से लड़ा करके, फूट डाल करके देश के टुकड़े करने के लिए हो रहा है। जैसे पाकिस्तान के होने वाले, जैसे अफगानिस्तान के हो रखे हैं, इसी प्रकार से भारत के
सनातन धर्म को खत्म करके जातियों में बांट के देश के कई टुकड़े करने का इनका इरादा है, ताकि इनकी सत्ता चलती रहे, इनकी सरकार चलती रहे और ये ऐसे ही जनता को लूट करके माल अय्याशी करते रहे, बड़े बड़े फार्म हाउस, बंगले और हवाई जहाज खरीदते रहे। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक मेरा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।